दोस्तों आज पेश है शाही खजाने का चोर। ये फरमाइशी कॉमिक्स है की और ये इसका कवर चित्र है। चलो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। बहुत दिन हुए नीलगिरी राज्य पर मोरसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय प्रजा प्रजापालक और पराक्रमी राजा था। उसके राज्य में हर और सुख शांति, परंतु अचानक राज्य में चोरियां होने लगी। राज्य के में चोरों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय हो गया जिसके लोगों के दिल का चैन और आंखों की नींद उड़ा दी। आखिरकार तंग आकर राजा ने एक दिन गणमान्य व्यक्तियों को राजा मोरसेन ने दरबार में पहुंचे। प्रणाम महाराज। कहिए प्रजाजनों, आप लोगों को यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? हमारा जीना दुर्भर हो चुका है महाराज। इन दोनों राज्य में हो रही चोरियां के कारण प्रजा चिंतित एवं परेशान है। अगर जल्दी ही चोरों को न पकड़ा गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। अब आप ही चोरों के आतंक से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। अवश्य प्रजाजनों, हम राज्य के में हो रही चोरियों के अनभिज्ञ नहीं हैं। हम अफसोस है कि अभी तक चोरों को पकड़ने में हमारे सैनिक सफलता नहीं मिली, लेकिन विश्वास रखिए चोरों को बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अगर चोरों को जल्दी नहीं पकड़े गए तो हमारे घरों के बर्तन भांडे यहाँ तक बिक जाएंगे। महाराज, आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। हम वादा करते हैं चोरों को पकड़ने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद महाराज। पांचों गणमान्य व्यक्ति महाराज का शुक्रिया अदा करके वापस लौट गए। उनके जाने के कुछ देर क्षणों बाद मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया महाराज। क्या हुआ सेठ? सेठ विलाप करता हुआ बोला, चोरों ने मेरा सब कुछ चुरा कर ले गए महाराज। चोरों ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, मैं भिखारी बन गया हूँ महाराज। ओह, यह नगर का सेठ ब्यूनी चोरों का सताया हुआ है। अगर यही हाल रहा तो हमारे प्रतिष्ठा खाक में मिल जाएगी। अगले दिन, अगले ही पल, महामंत्री, आप राजगुप्त जासूसों को चारों दिशा में तलाश करने में लगा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। जब तक चोर पकड़े नहीं जाएं तब तक हमारे दिल में चैन नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं महाराज? घबराओ नहीं नगर सेठ, बहुत जल्द तुम्हारा चोरी का माल तुम्हें वापस मिल जाएगा। फिर राजा ने सोने की कुछ मोहरें सेठ को देकर समझा बुझा कर विदा कर दिया। इधर जंगल में साथियों, नगरवासियों के माल पर तो हम काफ़ी हाथ साफ कर चुके हैं। अब शाही खजाना चुराना चाहते हैं। शाही खजाना? अपने साथियों की घबराहट भांपते हुए वृद्ध साधु बोला, सरदार मंगू के रहते तुम लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह वीर चारों का सरदार मंगू था। जब एक आदमी ने अपने सरदार मंगू को बताया, हमारी तलाश में जासूस लगे हैं सरदार, वे हमारे तलाश करते करते यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, मगर वे मूर्ख सोच भी नहीं सकते कि हम साधु चोर हैं। हा हा हा। और सरदार मंगू की बात सुनकर सभी हंस पड़े। पश्चात सरदार मंगू ने अपने साथियों को बताया ना शुरू किया, मैं बहुत पुख्ता योजना तैयार कर रहा हूँ साथियों। लेकिन क्या सरदार? मुझे एक बार शाही खजाना की सुरक्षा व्यवस्था देखनी होगी। यह काम तो बहुत ही मुश्किल है सरदार। मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है साथियों। मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ। आप अकेले जाएंगे सरदार? हाँ, यह काम मुझे अकेले ही करना होगा। जब तक मैं लौट के ना आऊँ तुम मजे करो। सरदार मंगू जिंदाबाद। और फिर मंगू साधु के वेश वर्णन करता हुआ राजमहल के मोरसेन और रानी हेमलता के पास पहुंच गया। प्रणाम मुनिदेव, आयुष्मान रहो बच्चा। मंगू
ने साधु रूप प्रभावित और राजा रानी ने उससे आदर से कुछ दिन राजमहल बिताने का आग्रह किया। मंगू नाटकीय अंदाज में बोला, हम साधु संतों का समय नहीं है बच्चे, हम अधिक से अधिक समय कहीं भी रुकें, हम तो चलते फिरते योगी हैं। इधर से गुजर रहे थे, तुम्हारे कष्ट का ख्याल आया और यहाँ चले आए। हमें कैसा कष्ट है मुनिवर? तुम दोनों की शादी को 15 साल 4 महीने 8 दिन हो गए हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई बच्चे। शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। ऐसा क्यों सोचते हो बच्चा? तुम न्याय प्रिय प्रजापालक पशु पुण्यात्मा हो वत्स। लाओ हम अपना हाथ दिखाओ। जी मुनिवर। ओह, तो पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं। इतना कहा मयूरसेन ने अपना हाथ मंगू की तरफ बढ़ा दिया। मंगू राजा का हस्त रेखाएं देख के बोला, तुम्हारे नसीब में जुड़वा पुत्र लिखे हैं वत्स। सच? क्या मैं सच में माँ बनूंगी मुनिवर? हम ऋषि मुनि झूठ नहीं बोलते वत्स। तुम्हें 1 साल के बाद जुड़वा पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन क्या मुनिवर? निसंकोच कहिए मुनिवर देव। तुम हमारे शाही खजाने से 1 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। एक क्यों? चाहे जितनी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हो मुनिवर। नहीं, सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्रा मुझे चाहिए, वह भी 1 मुद्रा का पढ़कर महारानी को दूंगा, जिसे महारानी अपने पुत्र होने तक हमेशा अपने पास रखेगी। ठीक है मुनिदेव, मैं अभी 1 मुद्रा मंगाता हूँ। नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना वत्स। किसी अन्य के स्पर्श के बाद मुद्रा हमारे काम की नहीं रहेगी। हम समझे नहीं मुनिवर। मंगू के शब्दों में राजा मूर्छन दुविधा में डाल दिया। तब राजा की दुविधा को उबरते हुए मुनि बोला, हम शाही खजाने से खुद 1 स्वर्ण मुद्रा उठाएंगे और तंत्र मंत्र पढ़ के महारानी को देंगे, जैसा आप ठीक समझे। और फिर राजा मोरसेन एवं मंगू शाही खजाने में ले गई और ढेर सारे हीरे जवाहर स्वर्ण मुद्राएं देखकर मंगू मुंह में पानी आ गया। वाह, शाही खजाने में तो इतना धन है कि अगर मैं इससे चुराने में सफल हो गया तो 7 पुश्तें भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अपने मनोभाव को दबा मंगू आगे बढ़ा और 1 स्वर्ण मुद्रा उठाते हुए मोरसेन से बोला, तुम्हारे शाही खजाने की सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है न बेटे, परंतु मान लो अगर कोई राजा तुम पर आक्रमण कर दे और तुम खजाने को लेकर किस रास्ते से निकलोगे? आपके पीछे दीवार में जो खूंटी टंगी है, उस खूंटी को खींचते ही गुप्त दरवाज़ा हम उस दीवार से सहित सुदूर पहाड़ियों पर पहुंच जाएंगे। बहुत खूब, तुम्हें यह व्यवस्था रखकर बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया है। लेकिन क्या मुनिदेव, तुम्हें शाही खजाने को इस गुप्त द्वार के बारे में मुझे तो बता दिया, लेकिन किसी और को कभी ना बताना। इस गुप्त द्वार के बारे में मेरे अलावा और सेनापति और जानता है मुनिवर। तुम गुप्त द्वार के बारे में सेनापति को नहीं बताना चाहिए था वत्स। वह मेरे बचपन का साथी है मुनिदेव और मेरा विश्वास पात्र है। भगवान सेनापति के प्रति तुम्हारा विश्वास हमेशा बरकरार रखे बेटा। इतना कहकर मंगू राजा के साथ वापस पड़ा और राजमहल में मंगू ने मंत्र पढ़कर स्वयं रचा और सुनमंद्रा रानी को हेमलता को देते हुए बोला, जब तक तुम्हें पुत्र दान प्राप्त ना हो जाए यह स्वर्ण मुद्रा अपने से अलग मत करना बेटी। ठीक है मुनिदेव। फिर साधु और रानी को आशीर्वाद महल से चला गया। फिर आश्रम पहुंचकर मंगू ने अपने साथियों को शाही खजाने और द्वार के बारे में बताया। हम शाही खजाने को चुराने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, बेशक सरदार। फिर मंगू फिर बोला, हमें एक नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए साथियों। आज ही रात को शाही खजाना को चुराने जाएंगे, हम तैयार हैं।
और इस समय मंगू अपने साथियों के साथ पहाड़ी के दर्रे के रास्ते से गुप्त द्वार का खजाना पहुंचा और खजाना चुरा कर वापस निकल गया। तब सेनापति शाही खजाने की चोरी की का पता चला और घबरा कर राज दरबार में पहुंचा। गजब हो गया महाराज, शाही खजाना चोरी हो गया, चोरों ने वहाँ एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं छोड़ी। यह क्या कह रहे हो सेनापति, आप चोर खजाने तक कैसे पहुंचे? खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है, सैनिकों की नज़र से बचकर चिड़िया भी वहाँ नहीं पहुंच सकती। आपने वजह फरमाया महाराज, लेकिन क्या? शाही खजाना गुप्त द्वार से चोरी हुआ गया है महाराज। सेनापति की बात सुनकर ओह, तुरंत शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में मैं और सेनापति की कोई नहीं जानता। फिर चोरों को गुप्त द्वार की कैसे पता चला? कहीं सेनापति चोर से मिला हुआ तो नहीं? हाँ, सेनापति खजाने चुराने में सेनापति का ही हाथ है। महाराज की सोच में डूबा देख अचानक सेनापति बोला, आप किस सोच में डूबे हैं महाराज? अगर चोर नगर में से कुछ दूर निकल गई तो शाही खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा। खामोश दुष्ट, हमें बताने की कोशिश न करो। शाही खजाने में तुम्ही सा के चोर हुआ है। ओह क्या? जब महाराज मोरसेन दाड़ कर बोले, शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता, फिर चोरों को खजाने के गुप्त द्वार के बारे में कैसे पता चला? मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज, मैं अपनी लाडली बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ, यह भेद मेरे किसी को नहीं बताया। यह तुम ऐसा स्वीकार नहीं करो। और उन्हें सैनिकों को आदेश दिया, सिपाहियों, इस दुष्ट को गिरफ्तार कर लो। जो आज्ञा महाराज। अगले ही पल, इसे कारागार में बंद कर दो, इस शैतान की खबर लेंगे। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और फिर सेनापति कारागार में ले जाकर एक स्तंभ पर बांध दिया। और तब राजा मोरसेन ने एक जल्लाद को आदेश दिया, इस दुष्ट के शरीर पर उस समय तक कोड़े बरसाओ जब तक यह सच्चाई न बोल दे। जो अंदाता का हुक्म। और जल्दबाज और जल्लाद सेनापति के शरीर पर कोड़े बरसाने लगा। हाय मर गया कड़ाक। आह, मुझे पर दया करो महाराज, रहम करो। रहम के काबिल नहीं है धूर्त। तू अब बता दे, शाही खजाना तूने कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं मालूम, कहते हुए सेनापति अपने होश को बैठा, लेकिन बेहोश होते देख राजा ने एक सैनिक को आदेश दिया, पानी डालकर इसे होश में लाओ। सैनिक। जो आज्ञा महाराज। सैनिक ने तुरंत आदेश का पालन किया और ठंडे पानी के सफर से सेनापति को होश में आ गया और महाराज की चेतावनी देते हुए बोले, अब तुम्हें आखिरी मौका देते हैं मक्कार, शाही खजाने के बारे में बता दो, वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं। जैसा आप ठीक समझे महाराज, लेकिन विश्वास कीजिए मैं चोर नहीं हूँ और न ही मेरी शाह में शाही खजाने की चोरी हुआ है। आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। तुम समझते हो हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तुम 24 घंटे का समय दे रहे हैं। अगर इस बीच अपना अपराध कबूल कर लेते हो तो शाही खजाने का पता बता दोगे तो ठीक है, वरना कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। ओह, अब आपके कैसे विश्वास दिलाऊं कि महाराज, कैसे विश्वास दिलाऊं? इतना कह राजा कारागार से चले गई। और महाराज के जाने के बाद सेनापति दुखी हुए सोचने लगा, काश मैं शाही खजाने का गुप्त दरबार के बारे में न जानता होता तो आज मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम न लगता। और न जाने महाराज मुझे चोर समझते हैं, कैसे यकीन दिलाऊं मैं चोर नहीं हूँ। और कल मुझे बेगुनाह को फांसी लगा दी जाएगी, लेकिन मेरी मासूम बेटी का क्या होगा? मुझे लगा कलंक उसे चैन से जीने नहीं देगा। अब मैं क्या करूं? बू सोचते सोचते सेनापति व्यवस्था से बेसियार हो पड़ा। उधर सेनापति की बेटी अनुपमा जब इस बात का पता चला तो उसने पिताजी महाराज ने खजाने की चोरी का आरोप
सुबह ही फांसी दी जाएगी। तो वह राजा के सामने पहुंची। प्रणाम महाराज। कौन हूँ माँ? क्या यह सच है महाराज कि कल सुबह मेरे पिताजी को फांसी दी जाएगी? हाँ। परंतु यदि तुम्हारे पिताजी ने अपना अपराध कबूल कर शाही खजाने को पता बता देते हैं तो उस सज़ा टल भी सकती है। लेकिन जो अपराध मेरे पिता ने नहीं किया वो उसे कैसे कबूल सकते हैं? इसका क्या सबूत है? तुम्हारे पिता चोर नहीं है। आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने मेरे पिता पर लगाए आरोप सही सिद्ध कर सकते? क्या मतलब? आप मुझे 1 महीने की मोहलत दें, मैं असली चोरों को पता लगाकर अपने पिता को निर्दोष साबित कर दूंगी और आप 1 महीने तक मेरे पिता को फांसी की सज़ा न दें। ओह, लेकिन अगर तुम ऐसा न कर सकी तो आप बेशक मेरे पिता को फांसी दे दीजिएगा। ठीक है अनुपमा, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पिता ही चोर निकले तो आप मेरे पिता के साथ साथ मुझे भी फांसी दे सकते हैं। ठीक है। और महाराज मोरसेन ने स्वीकृति देने के बाद अनुपमा राजमहल से निकलकर घर की ओर चली पड़ी और फिर शाही खजाने के चोरों की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन 20 दिन गुजर गए। मैंने राज्य का कोना कोना छान मारा, लेकिन चोरों का कुछ पता न चला। अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? कैसे अपने पिता को निर्दोष साबित करूं? तभी उसके विचार में बिजली की तरह उसके दिमाग में क्रोध गया। कहीं चोर जंगल में तो नहीं जा छिपे? एक ही स्थान है जहां उनकी तलाश नहीं की। और फिर मुझे जंगल में जाकर चोरों को पता लगाना चाहिए। अगले ही पल उसने अपने घोड़े को जंगल की तरफ दौड़ा दिया और शाम ढलने से पहले वह राज्य के उत्तर में फैले जंगल में पहुंच गई। और फिर अनुपमा शाही खजाने के चोरों की तलाश में इधर उधर भटकते रात हो गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। ए भगवान, इस जंगल में जब अभी मुझे किसी आदमी नज़र नहीं आया। अब अंधेरा में क्या करूं? नज़र क्यों न पेड़ के बैठ कर रात गुजार सुबह आगे बढ़ना उचित होगा। और यही सोच अनुपमा घोड़े को एक पेड़ के तने से बांधकर और स्वयं पेड़ की चढ़कर मोटी सी डाल पर सुलताने लगी। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं चोरों की तलाश कैसे करूं? अगर शाही खजाने के चोर का पता नहीं लगा सकी तो महाराज पिताजी को फांसी लटका देंगे। हे भगवान, मेरी मदद कर। और अनुपमा मन ही मन कर रहा उठी। अपनी सोचों से घबरा कर अनुपमा दूर तक फैले अंधेरे को घूर रही थी। तभी अचानक चौंक उठी। अरे, इस जंगल में आग किसने जला रखी है? अगले ही पल मुझे जाकर पता करना चाहिए, वह जरूर वहीं रहता है। और अब अनुपमा जिज्ञासा उस पेड़ के नीचे उतरी। हो सकता है वहाँ चोरों का डेरा डाल रखा हो। यह सोच वह पैदल ही आग वाली दिशा की तरफ बढ़ने लगी। अगर मेरा विचार सही है तो मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। और कुछ देर बाद, अरे ये तो साधु संतों का आश्रम है, पर इतनी रात गए अलाव के पास जमा होकर ये क्या कर रहे हैं? दूसरे क्षण मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। अनुपमा के मन में आया निर्णय दबे कदमों से आगे बढ़ी और आश्रम के पास छिपकर वह साधुओं की बातें सुनने लगी। भविष्य में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं रह गई है साथियों। जैसे खतरा टलेगा हम खजाने का बंटवारा कर लेंगे और तभी सुख चैन की ज़िंदगी बिताएंगे। ठीक है सरदार, हमें मंजूर है। साधुओं की वार्ता सुनने के बाद, ओह, ये साधु नहीं, ये तो चोर हैं जिसने शाही खजाना चुराया है। आखिरकार मुझे खजाने के चोरों का पता चल गया। और चोरों का एक साथी कह रहा था, हमने सुना है सरदार, सेनापति की बेटी खजाने के चोरों की तलाश रही है। तो क्या हुआ? वह हम तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर वह किसी प्रकार अब तक पहुंच गई तो यह समझो कि उसकी मौत उसे यहाँ तक खींच लाई।
हमें उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे साथियों। जब साधुओं की सारी बात सुनने के बाद अनुपमा सोच में पड़ गई। ये चोर चालाक हैं और ख़तरनाक हैं। अगर मुझे महाराज को बताया तो ये साधु ही उसका न जाने का चोर है तो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। मुझे इनके रंगे हाथों पकड़ना होगा। यह निर्णय कर अनुपमा दबे पांव वापस घोड़े के पास पहुंची और उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर राज्य की ओर चल पड़ी। अगले दिन अनुपमा शाही खजाने की चोरी को पकड़वाने का पुख्ता योजना बनाकर राजा मेहर सिंह के पास पहुंची। प्रणाम महाराज, मैंने शाही खजाने के चोरों का पता लगा लिया। कौन है वे? गुस्ताफी माफ हो महाराज, मैं आपको उनके बारे में अभी नहीं बता सकती। मगर क्या मतलब? मेरा उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, विस्तार से कहो। फिर अनुपमा राजा को विस्तार से अपनी योजना बताने लगी। बाद में बोली, मुझे एक दिन के लिए शाही मेहमान खाना चाहिए महाराज। मिल जाएगा। सोने चांदी के बर्तन भी चाहिए। ठीक है। राजा मोरसेन ने अनुपमा की हर बात मान ली। अनुपमा वहाँ से चली गई और घर पहुंचकर उसने मर्दाना वेश बनाया और घोड़े पर सवार होकर चोरों के मिलने जंगल में पहुंच गई। इस वेश में मुझे देवता भी नहीं पहचान सकते। और जंगल में साधु के आश्रम पहुंचकर अनुपमा आदर सहित मंगू को प्रणाम करती हुए मर्दाना स्वर में बोली, प्रणाम मुनिदेव। जीते रहो वत्स। कौन हो तुम? मैं सत्य प्रकाश सौदागर का बेटा मुनिवर, वर्षों बाद कल धन कमाकर अपने देश लौटा हूँ। ओह, मैं शाही मेहमान खाने में 121 ऋषियों को दावत कराने की योजना की है ऋषिवर। लेकिन हम तो क्या कह सकते हैं, बस हम साधु संतों की जीभ का स्वाद का कोई महत्व नहीं बेटा, क्योंकि हम इतनी दूर हमारे पास आए हो। बाकी के 110 ऋषि मुनि की तलाश कर लूँगा ऋषिवर। आप परसों दोपहर अपने शिष्यों के साथ भोजन कर अवश्य पधारें। लेकिन इस तुम्हें निराश नहीं हो करेंगे। हम परसों दोपहर शाही भोजन खाने में भोजन के लिए आएंगे। धन्यवाद। और मंगू अनुपमा से विदा लेकर वापस लौट गया और राजमहल में पहुंचकर शाही मेहमान खाने के दावत की आवश्यक प्रबंध करवाने में जुट गई। कहीं भी कोई कमी न रह जाए। लेकिन उन कमबख्तों को जरा भी शक न होने पाए मेरी योजना पर पानी फिर जाएगा। और निश्चित दिन पर पश्चात मंगू अपने साथियों के साथ लेकर जैसे ही शाही मेहमान खाने में पहुंचा, मर्दाना वेश में अनुपमा उनके पैर छूती हुई बोली, प्रणाम मुनिवर, आयुष्मान रहो बस। मुझे विश्वास था आप जरूर पधारेंगे। साधु अपने वचन का कभी नहीं फिरते वत्स। परंतु बाकी सब कहाँ हैं? आपने बहुत देर कर दी। 110 ऋषि मुनि भोजन करने के बाद जा चुके हैं मुनिवर। ओह। तभी अनुमा बोली, आप अपने शिष्यों के साथ भोजन ग्रहण में चलिए मुनिवर। ठीक है बेटा, चलो। वो सोने चांदी बर्तनों को खाना देखकर मंगू सोचने लगा, इतने देर से सोने चांदी के बर्तनों में अगर हाथ साफ कर दिया जाए तो कितना अच्छा हो। जितना कहकर अपने शिष्यों के साथ अनुपमा के पीछे चल पड़ा और भोजन गृह में सोने चांदी के बर्तन में परोस दिया। मंगू के साथी भी सोच रहे थे, वाह, ऐसे बर्तनों का तो हमने कभी भोजन ही नहीं किया। ये सोने चांदी के बर्तन यहाँ की शोभा नहीं देते, बल्कि हमारे पास होते तो कितना अच्छा होता। उधर मंगू के मन में निश्चय कर लिया, हम आज रात ही ने चुरा कर ले जाएंगे। मंगू ने गहरी सोच में डूबा देख, आप कुछ सोच में डूब रहे हैं मुनिवर, भोजन कीजिए। ओह आह आह। और फिर मंगू अपने साथियों के साथ भोजन करने लगा, लेकिन उसका दिमाग सोने चांदी के बर्तन चुराने की योजना बना रहा था। रात को हम चुपचाप यहाँ आकर बर्तन चुरा लेंगे।
और फिर जैसे ही मंगू ने दिमाग की योजना तैयार हुई, बस बेटा भोजन कर चुका हूँ, लेकिन आपने तो कुछ नहीं खाया मुनिवर। अधिक भोजन करना साधुओं का काम नहीं बेटा, क्योंकि जब पेट भर जाता तो हरी वजन नहीं होता। जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। और फिर हाथ मुंह धोकर मंगू विदा लेते हुए बोला, अब हम चलते हैं, तुम्हारा आतिथ्य सत्कार कर हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। यह तो मेरा सौभाग्य है मुनिवर। फिर मंगू अपने साथियों के साथ मेहमान खाने से चला गया। और आश्रम पहुंचकर मंगू अपने साथियों से बोला, आज रात हम शाही मेहमान खाने में जितने सोने चांदी के बर्तन हैं हमारे हमारे कब्जे में होंगे। अवश्य सरदार, हम भी यही चाहते हैं सरदार। ऐसी योजना तैयार की है कि हम आराम से शाही मेहमान खाने के सारे बर्तन चुरा लाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सरदार जिंदाबाद। और उधर अनुपमा राजा मोरसेन से कह रही थी, आज शाही खजाने के चोर शाही मेहमान खाने में चोरी करने अवश्य आएंगे महाराज। आप चोरों को पकड़ने के कड़े प्रबंध कर दीजिए, शाही मेहमान खाने से निकल ना पाए। ठीक है, मगर क्या महाराज? अगर वे साधु संत चोर नहीं हुए तो आप मुझे चाहे सजा दे सकते हैं महाराज। अनुपमा का विश्वास दिलाने पर राजा मोरसेन प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, शाही मेहमान खाने पर चारों तरफ गुप्त रूप से सैनिक तैनात कर दिए जाएं। जो आज्ञा महाराज। और फिर रात होते ही शाही मेहमान खाने में चोरों की तरफ से राज सैनिक छिप कर बैठे रहे और अनुपमा छिप कर बैठी गई और चोरों का इंतजार करने लगी। काफ़ी समय गुजर जाने लगा, लेकिन चोर नहीं आए। दिल में धड़क उठा, कहीं मंगू को उसके साथियों को मेरी योजना की भनक तो नहीं लगी। अगर उन्हें असलियत का पता चल गया तो वे राजा महाराज मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर वे नहीं आए तो महाराज पिताजी और मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। और तभी आवाज़ से अनुपमा का सोच भंग हुई। कट कट कट। ओह, शायद ऊपर कोई है। और थोड़ी देर बाद ही मंगू अपने साथियों के साथ मेहमान खाने में दाखिल हो गया और बोला, चलो साथियों, जल्दी जाकर सारे बर्तन समेट लो। ठीक है सरदार। और अगले ही पल मंगू अपने साथियों से भंडार की ओर बढ़ गया। आखिरकार मंगू योजना फंस गए। अब मंगू और उसके साथी फरार होने से कोई नहीं बचा सकता। और फिर भंडार गृह में पहुंचते ही जल्दी ही मंगू के साथियों ने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए। लेकिन जैसे ही बर्तन की गठरियाँ उठाकर चलने लगे, खबरदार जो कोई हिले तो, वरना बेमौत मारे जाओगे। ठीक उसी समय अनुपमा भी वहाँ स्त्री के वेश में पहुंची हुई थी। इन दुष्टों को गिरफ्तार कर लीजिए सेना महामंत्री जी, अगर ये शाही खजाने के चोर हैं। बेशक अनुपमा बेटी, तुमने असली चोरों को पकड़वा कर अपने पिताजी पर कलंक का दूध डाला है। और फिर सैनिक को मंगू और उसके साथियों को गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए महामंत्री बड़े भावुक स्वर में अनुपमा से बोले, तुम धन्य हो बेटी, तुम्हारी बुद्धि मता पर हमारे देश हमेशा गर्व करेगा। हुक्म या दावत हमें फंसाने के लिए रखी गई थी। अनुपमा की योजना समझते ही मंगू मन ही मन पछताने लगा। मैं अपने बड़ा बुद्धिमान समझता था, भूल हो गई, नहले पर दहला पड़ गया। और अब पछतावा क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत मंगू पर सही साबित हो गई। उसे और उसके साथियों को कारागार बंदी में डाल दिया। और सुबह जब मंगू और उसके साथी राज दरबार में पहुंच किया, आप मुनिदेव, यह कोई मुनि नहीं है महाराज, बल्कि चोरों का सरदार मंगू है। अनुमा की बात सुनकर ओह, हमारी अब समझ में आ गया कि शाही खजाने के द्वार से चोरी कैसे हुई। हमने गुप्त द्वार के बारे में इस पाखंडी साधु को भी बताया था।
और अगली पल, बोल दोस्त, तूने शाही खजाना कहाँ छिपाया है? वह मेरे आश्रम में छिपा महाराज। और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आश्रम के शाही खजाना निकलवा कर लाने का हुक्म दिया। और फिर राजा ने मंगू को और उस साथियों को फांसी सजा सुना दी। मंगू और उसके साथियों को रहम की फरियाद करने लगे। तब राजा कठोर स्वर में बोला, तुम जैसे विश्वास दुष्ट पाखंडियों को रहम नहीं के काबिल नहीं होते। इतना कहकर राजा सैनिकों को मंगू और उसके साथियों को अपनी नज़रों से दूर कर देने और सेनापति को आदर से दरबार में पेश करने का आदेश दिया। और थोड़ी देर बाद सेनापति दरबार में पहुंचा। अनुपमा अपने उसे दिल से काबू न रह सका। पिताजी, आप ठीक है ना? हाँ बेटी, तूने मुझे बदनामी की मौत से बचा कर सिद्ध कर दिया कि बेटी तू बेटे से कम नहीं होती। वक्त आने पर वह रणचंडी बनकर कुल की मर्यादा कायम कर रख सकती है। तभी महाराज बड़े स्वर में बोले, हमें क्षमा कर दो सेनापति, हम तो भूल कर शर्मिंदा हैं। ऐसा कहकर शर्मिंदा ना करी महाराज। और महाराज और से आगे बढ़कर सेनापति को बाहों में भर लिया। तुम महान हो मेरे मित्र। और खुशी से इस मिलन की के साथ ही दरबारियों की आंखें छलक उठी। दोस्तों, समाप्त होती है ये। बहुत बढ़िया थी।